पलामू के प्रमुख डिजिटल चैनल कैपिटल न्यूज़ के खास कार्यक्रम पलामू मंथन में बातचीत करने के लिए आज हम उपस्थित हैं डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद उदयपुरी जी के पास। और विनोद जी, कैपिटल न्यूज़ के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैपिटल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी कि हम लोगों को आप लोगों ने एक मौका दिया पलामू की समस्याओं को रखने के लिए। विनोद जी, ऐसा है कि हमारा यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पलामू के लोगों पर केंद्रित है और जो कि पलामू को वैचारिक रूप से प्रभावित करते हैं। हम और इस कार्यक्रम की खासियत ये रहेगी कि हम बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक माहौल में करना चाहेंगे। और मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक अर्जित की है? मैंने शैक्षणिक योग्यता यहीं पलामू में ही पढ़ा मैं, और पूरी शैक्षणिक योग्यता यहीं से हुई है मेरा। और GLA कॉलेज से मैंने इंटर भी किया, ग्रेजुएट किया, MSc किया, और विज्ञान से मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने MSc किया। लेकिन हमारे लिए जानना यह दिलचस्प होगा कि आप उद्योग व्यवसाय को कब से आपने समझने की कोशिश की? उद्योग व्यवसाय ऐसा है कि मेरे पिताजी के शुरू से उद्योग व्यवसाय करते थे, और हम लोग का जो घर है और फादर की जो कार्यस्थली थी, मैंने ऑफिस भी था और मेरे फैक्ट्रियाँ थी, दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी। तो हम लोग बचपन से लगभग 10-12 वर्ष की उम्र से जाते आते देखते थे। और उसके बाद लगभग मैंने सबसे पहला अपना बिजनेस शुरू किया इंडिपेंडेंट रूप से, एक शेयर मार्केट। इंडिपेंडेंट की बात आप छोड़ दीजिए जी। हम ये कह रहे हैं कि उद्योग व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को आपने कब से जानना शुरू किया? हमको लगता है मोटा मोटी 10-12 साल की उम्र से हम लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले फादर, जैसे रात को पैसा काफ़ी आता था, तो हम लोग गिनते थे सब लोग बैठ करके, और छोटे छोटे नोट होते थे तो पूरा बक्सा भरा रहता था। तो हम लोग को भी अच्छा लगता था कि पैसा गिन रहे हैं। तो 100 गड्डी 200 गड्डी ऐसे रहता था पूरा भरा हुआ। फिर उसको झोला में भर भर के रखा था, कई झोले आता थे। उस समय हम लोग का हम लोग छोटे थे तो बीक चक्की एसोसिएशन चल था, फादर उसमें भी पूरे बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और आटा चक्की का काम था उसमें। तो उसमें क्या था कि डेली, जैसे अभी जो गेहूं हम लोग वार्ड में देते हैं, इसके जगह वार्ड के सरकार हम लोग को गेहूं देती थी, और पूरे पलामू का उस वक्त गढ़वा लातेहार एक ही में था, पूरा का आटा हम लोग पीस करके और सरकार को वो मिलर का काम करते थे, और वो वहाँ से कन्वर्ट होकर आटा के रूप में जाता था। तो पूरे पलामू, गढ़वा, लातेहार के जितने भी डीलर थे उस वक्त मिले में, तीनों जिला के, वो सारे लोग रोज़ मेरे यहाँ आते थे, और कई झोला पैसा आता था, गिनना स्टार्ट करते थे। उससे हम लोग देखें और बड़ा अच्छा लगता था। उससे हम लोग व्यवसाय के साथ जुड़ते गए, सीखते गए, और फिर हम लोग फैक्ट्रियाँ भी चलती। आपने तो स्वाभाविक रूप से, अगर इसको हम बिजनेस टर्म्स में कहें, तो आपका अप्रेंटिसशिप घर से शुरू हुआ जी। और लेकिन वो एक बचपन का अनौपचारिक रूप से व्यवसाय में शामिल होना, और एक कि नहीं हम व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को जानने समझने लगे। आप सबसे पुराना क्या याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही जो हम लोग का मील था, उसमें अच्छा लगता था। हम लोग का प्रोडक्शन वगैरह होता था तो बड़ा अच्छा लगता था, कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ बन रहा है। तो उसी बीच में हम लोग को भी लगा कि व्यवसाय हम लोग को भी करना चाहिए। नौकरी करेंगे तो सिर्फ अपने लिए करेंगे, लेकिन एक व्यवसाय करेंगे तो हम कुछ लोगों को जोड़ करके उन लोग को भी चलेंगे। तो हमको ज़्यादा लगा पढ़ने के बाद भी कि हमें व्यवसाय में ही जाना चाहिए। व्यवसाय में ही। तो आपने स्वतंत्र रूप से कब व्यवसाय किया? स्वतंत्र रूप से हमने शेयर का बिजनेस शुरू किया था, शेयर खरीद बिक्री का। अच्छा। वो लगभग आज से बने 20 साल पहले हो गए। और ये हमने उसमें अपना बिजनेस शुरू किया, और शेयर का प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। अच्छा। इसके बाद मैंने किया LIC का भी काम किया है एजेंट के रूप में। लेकिन उसके मैं पूरे बिहार झारखंड का चीफ एजेंट भी रहा था। उस समय मैं इंस्टीट्यूशनल कोड मिलता था। अच्छा। और हम लोग कोड अलॉट करते थे। मेरे अंडर में करीब 100 एजेंट थे। अच्छा। बिहार झारखंड मिला करके। अच्छा। उसका भी काम मैंने किया। फिर टाटा फाइनेंस का भी था मेरे पास, UTI का भी था, मास्टर कोड था। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में मैंने पहला काम किया। अच्छा। फिर उसी के साथ मैंने एक ट्रैवल एजेंसी यहाँ पर खोला।
वो उदयपुरी ट्रैवल एजेंसी। अच्छा, उस समय पहले से ट्रैवल एजेंसी पलामू में नहीं, थी? पलामू में नहीं थी। पहला मैंने खोला और टूरिस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए दिए और टूर ऑर्गेनाइज कराएँ, गाड़ी वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग रखते थे। सारा जो टूरिस्ट आते थे या होटलों में लोग को करते थे, रेलवे रिजर्वेशन वगैरह हुआ, बाहर से मंगाना हुआ, फ्लाइट की टिकट, सारी सुविधा पलामू में पहला बार हम लोगों ने दिया है सब। तो इस प्रकार से पलामू में ट्रैवल एजेंसी के पायनियर आप हैं। जी। अच्छा, चलिए, कि नई सूचना जी हम लोगों के लिए। जी। उसके बाद हमने एक सरकार की स्कीम आई थी मिनी ट्रेडर्स कोयले की। मिनी ट्रेडर्स जो लोग नए एंटरप्रेन्योर लोग थे उनको, अच्छा वो सरकार उसमें 100 टन कोयले देती थी फिक्स रेट पर, उसका डीओ हम लोग लेते थे। अच्छा उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ काम किया, लेकिन हम अपने चूँकि पॉइंट पर जाते नहीं थे उठाने उलाने, तो स्टाफ के साथ भेजने में वो काम कठिनाई लगा तो मैंने छोड़ दिया उस काम को, लेकिन उस काम को भी मैंने किया। उसके बाद हम लोग फिर व्यवसाय में मैंने एक इंडिपेंडेंट रूप से शेयर के साथ साथ मैंने रेडीमेड का काम यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर रेडीमेड के कारण? रेडीमेड के लिए आपका शोरूम रहा होगा? हाँ, रेडीमेड शोरूम मैंने खोला था। किस नाम से? चूज एंड यूज़ के नाम से रेडीमेड शोरूम खोला। कौन? चूज एंड यूज़। चूज एंड यूज़ अच्छा के नाम से मैंने रेडीमेड शोरूम खोला। उसमें 2 सेक्शन थे, जिसमें एक मेल सेक्शन और एक अलग दो रूप में बटा शोरूम था मेरा। सामने हमने बना रखा था, एक मेल एक फीमेल, दोनों शोरूम एक ही नाम से था, चूज एंड यूज़ के नाम से। लेकिन उसमें फिर उसके करते करते फिर मेरे को लगा कि अब कुछ और बिजनेस चेंज करते हैं। तो गवर्नमेंट सप्लाई के काम में मैं आया। क्या गवर्नमेंट सप्लाई? गवर्नमेंट में मेडिसिन वगैरह का हम लोग कपड़े का शुरू किए थे गवर्नमेंट सप्लाई, जैसे कंबल वगैरह जो देते हैं सामाजिक सुरक्षा में, हॉस्पिटल में। उसी दरमियान हमारे कहिए तो इस माने व्यवसाय में दवा के लाने वाले हमारे डॉक्टर आर.पी. सिन्हा साहब हैं। अच्छा। और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ही मेरा लाइसेंस बनवाया ड्रग का। अच्छा। तो मैं दवा के उसके बाद मैं दवा के बिज़नेस में आया और सब कुछ सिखाया हुआ उन्हीं का है दवा के लाइन में। आज भी सिन्हा साहब का मेरा। तो आज भी आप दवा का बिजनेस आपका है? हाँ हाँ, मेरे पास दवा की जो जांच की, जैसे आपके लिए गॉडफादर डॉक्टर आर.पी. सिन्हा? जी जी हाँ। अरे आपने जब बिजनेस शुरू किया और इतने सारे कई ट्रेड से गुजर करके आप यहाँ तक, आपको सबसे पुराना यहाँ पर व्यापारी संगठन कौन सा दिखाई देता है? सबसे पुराना व्यापारिक संगठन यहाँ पलामू जिला व्यवसायी संघ है, जो स्टार्टिंग में मैंने पलामू में हुआ। अच्छा। और उसमें प्रकाश चंद जैन जी, मेरे फादर स्वर्गीय राम निरंजन तुलसियान जी, ये लोगों ने मिलकर पलामू जिला व्यवसायी संघ के गठन किया। अच्छा। और अभी हमको लगता है शायद 50वीं सालगिरह मना चुका है, सिर्फ बेसी 85 सालगिरह? हाँ, 85 वर्ष हो गए इसके? 56 वर्ष हो गए पलामू जिला व्यवसाय संघ बने हुए। 56 वर्ष? हाँ। और मेरे फादर उसमें कंटिन्यूअस 32 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहे। अरे, सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट थे मेरे फादर। अच्छा। उनके बाद प्रभात अग्रवाल जी हैं अभी। हाँ। और वही अभी तक हैं वर्तमान में। तो ये सबसे पुराना संगठन है? सबसे पुराना। और जब कोई संगठन इतने वर्षों तक चलता है तो इसका मतलब है कि उस संगठन की अपनी सांगठनिक विश्वसनीयता अपने सदस्यों के बीच में पर्याप्त है जी, होनी भी चाहिए। हाँ। और उसके फादर लोग उस समय जाते थे गढ़वा में, इसका ब्रांच था, गढ़वा था, लातेहार था, अलग अलग वहाँ के उन्होंने रीजनल वाइस प्रेसिडेंट बना रखे थे। और गढ़वा और लातेहार 1-2 बार मैं भी फादर के साथ गया। अच्छा। और वहाँ मीटिंग वगैरह छोटे में ही मैं गया। बहुत छोटा था, हमको लगता है 5-7 साल का था मैं। अच्छा। तो लेकिन ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब बना? पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहले नाम था पलामू इंडस्ट्री एसोसिएशन। पलामू इंडस्ट्री उसी के नाम से, और मेरे ही घर पर इसके गठन हुआ। अच्छा। इसी जगह पर मेरे फादर और ये थे आपको अनूप कुमार तुलसियान जी, कोलेश्वर बाबू वकील साहब, और नौरंग लाल लाट जी, फिर आपको हुए ये किट्टी बाबू थे, विश्वनाथ किट्टी बाबू, जो फिर लाल के दामाद हैं हुए। वो यहाँ पर चलाते थे, यहाँ पर ग्रेफाइट फैक्ट्री थी उनकी। अच्छा। और ये विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल जी, चरखी भट्टा जो कहते हैं हम लोग, हाँ। बारालूटा में, वो इन लोगों ने मिला के इनको बनाया पलामू इंडस्ट्री एसोसिएशन। अच्छा। अब प्रथम मीटिंग मेरे यहाँ हुई और इसी घर से उसका गठन किया गया। सारा संविधान भी मेरे यहाँ लिखा गया। अच्छा। और संविधान लिखने में मेरे फादर अनूप कुमार तुलसियान जी, गट्टू बाबू जैन साहब और इन लोगों ने, और कोलेश्वर बाबू ने मिलकर सारा संविधान बनाया था यहाँ पर। और फिर इसको पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से, चूँकि शुरू में इंडस्ट्रीज़ का था, पलामू इंडस्ट्री एसोसिएशन। फिर हुआ कि इसको इंडस्ट्री के साथ साथ हम व्यवसायियों को भी जोड़ें। तो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और कंपनी एक्ट में बिहार में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, इसका मतलब कुछ समय झारखंड बनने के पहले ही? हाँ हाँ, झारखंड बनने के पहले ही हमको लगता है लगभग 82 या 85 में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नाम से बना होगा। जैसा मैंने पढ़ा है उसका एक संविधान था मेरे पास। जो पलामू एक चिट्ठी थी फादर की पुराने, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट से फाइल देख रहा था, तो 82 में शायद बना था वो पलामू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अच्छा। और उसके बाद उसको पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। और प्रथम अध्यक्ष उसमें बने वही जो आपको किट्टी बाबू हुए। अच्छा। और किट्टी बाबू आप जानते होंगे शायद, जो अभी हमारे MS धोनी जी थे, उनके बहन के जो हस्बैंड हुए हैं गौतम जी के फादर हुए। अच्छा अच्छा। और पलामू से बड़ा जुड़ाव रहा है, उनकी काफ़ी ज़मीनें यहाँ पर है सिंगरा के आगे में। अच्छा अच्छा। और उनका इंडस्ट्रीज अच्छे चलाते थे यहाँ पर, और मेरे फादर के बहुत अच्छे मित्र थे। अच्छा। पहले अध्यक्ष वही बने। अच्छा, तो ये जब पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर पहले से था, तो उसकी एक्टिविटीज़ पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप कि कितना प्रभावशाली रहा, या उसने पलामू की समस्या को कितना रेखांकित किया? देखिए, प्रभावशाली रहा है वो संगठन, तो शुरू से प्रभावशाली रहा है और व्यवसायियों के बीच अच्छी पकड़ उसकी भी रही है। अच्छा। हाँ, और जब समस्याएं आई हैं, समस्या सभी संगठन हम लोग मिलकर उठाते हैं। अभी वर्तमान में भी मेरा जैसे डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हाँ, तो ये डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें इंडस्ट्रीज नहीं है क्या? नहीं, हम लोग इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन हम लोग रखे थे नाम, चूँकि ज़्यादा मेरे जो मेंबर थे यंग मेंबर, अभी स्टार्टिंग जब हम लोगों ने किया इसका 2007 में गठन किया। अच्छा। तो ज़्यादा मेरे व्यवसायी लोग इसमें थे, तो शुरू में हम लोगों ने इसी नाम से रखा। लेकिन दूसरा चीज़ लगा उसमें बात की अगर इसका इंडस्ट्री जोड़ते हैं तो एक माने लगेगा उसी टाइप का नाम से। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन कराने, अच्छा, नॉमेनक्लेचर में थोड़ा अंतर रखने के लिए थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, यही सोच करके हम लोगों ने इसको रखा कि डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से। और मैंने चला रहे हैं अच्छे इसमें। अब हम लोग के यहाँ सारे यंग लोग जितने हैं जुड़े हुए हैं अभी, सारे यंग लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, तो ये डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपका है, इसने 2007 में आप बता रहे हैं कि बना, और 2021 अभी है, तो अब ये 2022 में 15 साल हो जाएगा। 14 साल में आप इसकी गतिविधि पर प्रकाश थोड़ा हम लोग को बताते हैं। बहुत से कार्यक्रम संगठन बनने के साथ ही हम लोगों ने एक बड़ा कैंप कराया था। अच्छा। और बाद में भी कराना चाहते थे हम लोग, इसमें गणपति धर्मशाला में कराए थे। अच्छा। और लगभग 100 लोगों का आँख हम लोगों ने बनवाया, और सारे लोग को आँख बनवाने के साथ हमने एक टिफ़िन भी दिया, जो उसमें अपना आप खाना के साथ साथ डेली खाना देते, तो टिफ़िन अपना गिफ्ट था हम लोग की तरफ से। और स्टेट बैंक ने हम लोग को स्पॉन्सर किया था उस कार्यक्रम के अंदर, कंबल सबको दिया स्टेट बैंक ने। तो जो लोग आँख बनवाए उनके बाद अब इसी को हमने बोला सेवा सदन में वर्तमान में, चूँकि हम लोग अब बना नहीं रहे हैं अपना, चूँकि अभी रोक लग गया बाहर में, बिना अस्पताल के हम लोग आँख नहीं बनवा सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग अभी कर नहीं थे, तो सेवा सदन में हमने रखा था प्रस्ताव, तो उन लोग कम्बल देने लगे। राजेंद्र बाबू जब थे तो उनसे भी मेरे फादर पास आते जाते थे, तो बड़ा अच्छा था हम लोग का संबंध पारिवारिक जैसा। तो राजेंद्र प्रसाद जी गर्ग से, तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा कम्बल हम लोगों ने मरीजों को दिया था, तो बोले हम लोग भी देंगे। तो उसके बाद उन्होंने भी शुरू किया कि अभी जो आई कैंप में करवाते हैं तो कम्बल देते हैं। नहीं, तो ये तो जो आपने बताया, वो तो सामाजिक हुआ, अपना सामाजिक दायित्व समझ करके डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके बाद तो कॉमर्स के लिए उसकी क्या भूमिका? के लिए हम लोगों ने हमेशा किया, आंदोलन किया। एक आपको याद होगा डाल्टनगंज सबसे बड़ा बनने के साथ ही हम लोग 2008 में एक आंदोलन हुआ था। उस समय कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ख़राब थी, और प्रतिदिन रंगदारी के लिए इतने फ़ोन बाजार में आते थे कि व्यवसायी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। अच्छा। और उसी दरमियान एक आपको याद होगा सुभाष सराफ हत्याकांड हुई थी, जो बहुत चर्चित यहाँ पर था। अच्छा। और सबसे बेसी उस हत्याकांड बीच में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व तो मैंने पूरा किया। और IG साहब से बात होना हो, या उस समय राज्यपाल का शासन लगा हुआ था। अच्छा। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल महोदय आए, उन्होंने मैंने बातचीत किया, मुख्य सचिव आए, सारा मामला को हम लोगों ने रखा और जोरदार आंदोलन किया, जिस कारण उस समय जो तत्कालीन SP साहब थे, फिर हम लोग बुलाया गया, ये हम लोगों ने चाबी बंद करके सारे दुकानों दे दिया था निश्चितकालीन के लिए। अच्छा। और उसमें प्रभात अग्रवाल जी भी काफ़ी भूमिका निभाएं, और भी लोगों ने इस भूमिका अच्छी रही। और हम लोगों ने SP साहब उस समय साकेत सर थे, पहला गढ़वा से थे,
लेकिन चूंकि उनको हटा करके इनको प्रभार दिया गया जो आंदोलन होने पर के दरमियान, तो हम लोग बोले तो वो बोले कि हमारे कहाँ पर मिलने के लिए। अब जय भवानी संघ चौक पर उन्होंने आके सारा हम लोग से वार्ता किया, और उसके बाद जितनी भी हो माने कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा रहा माने हुआ। और उस दरमियान थे आपको अमिताभ कौशल सर यहाँ पर उपायुक्त हुआ करते थे। उन्होंने व्यवसायियों को काफ़ी माने फिर किया। उस समय तो एक हुआ कि हम लोग कुछ व्यवसायी को जिसको रिकमेंड किया हम लोग माने हथियार वगैरह का लाइसेंस के लिए मिला, लेकिन फिर भी बहुत लोग को उसके बाद नहीं मिल पाया। लेकिन सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी पलामू में अगर ये जो हम लोग का हो रहा है या व्यवसाय नहीं बढ़ रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर कि लाइन ऑर्डर की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरा चीज़ है, अगर अपराधियों को हथियार का लाइसेंस देना होगा तो यहाँ का प्रशासन 10 मिनट में दे देगा, लेकिन अगर व्यवसायी को देना हो गया तो उनको लगेगा 1000 किसी में जांच कर लो। आप लाइसेंस देना आप रिजेक्ट करो ना, कि मैं क्यों नहीं दूंगा, आप कारण लिख दो। एक सिस्टम होना चाहिए कि हमने कोई लाइसेंस अप्लाई किया है, बहुत से व्यवसायियों का लाइसेंस पेंडिंग है। हम लोग कई बार उपायुक्त महोदय से एसपी साहब से बोले कि ऐसा है कि इसको कम से कम दिया जाए, नहीं तो लिख दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, इसमें ये अपराधी है। और अच्छा, वो पेंडिंग रख देते हैं, ये गलत और डिसीजन नहीं देते हैं। और इससे कारण क्या है कि व्यवसायी खुल कर नहीं कर पाता है। सामने वाला हथियार लेकर अगर चल रहा है गैर लाइसेंसी, हमारे पास लाइसेंसी भी नहीं, हम कैसे मुकाबला करेंगे। आज पलामू से व्यवसायी का पलायन करने का बहुत बड़ा कारण है ये। अच्छा, आपके जो डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं जी, तो उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो पलामू के नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका व्यवसाय केंद्रित हो? पलामू के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम लोग हैं। अच्छा, क्या कारण ये है कि जैसे पलामू में देखिए ये खनिज संपदा तो बहुत ज़्यादा है। ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, फेल्सपर है, क्वार्ट्ज है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ का जो प्रक्रिया है उसका खनन पट्टा मिलने का वो नहीं मिलता है। अच्छा, सोकरा माइंस आपका बंद है। अच्छा, चैनपुर में सेमरा माइंस सोकरा बंद हो गया। और जो अगर माइंस का कोई लाइसेंस के लिए भी देता है, काफ़ी प्रक्रियाएं जटिल हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद फॉरेस्ट का कुछ रूल आता है जो फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, कुछ माइंस, ये सब लेकर के हो नहीं पा रहा है। तो मूल रूप से यहाँ का व्यवसाय इससे प्रभावित हो गया है कि माने जो हम लोग का मूल था होना चाहिए था खनिज संपदा पर, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और मैं याद कर पा रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने रांची में एक शिविर रखा था और उनका एक प्रोजेक्ट था फूड पार्क कि डाल्टनगंज झारखंड में मेडिसिनल प्लांट्स की बहुतायत है, और इसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर कहा था कि मेडिसिनल प्लांट्स का उनका व्यवसाय पतंजलि का प्रयोग होगा। तो क्या मेडिसिनल प्लांट्स का पलामू में भी जरूर होगा? बहुत है यहाँ पर, लेकिन तो उसका व्यावसायीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट कोई लेने वाला नहीं है। जैसे बेचने वाले तो 1-2 लोग हैं। जैसे अच्छा, यहाँ पर बन तुलसी का बहुत उत्पादन है। अच्छा, और भी बहुत से इस तरह की चीज़ें हैं। बन तुलसी यहाँ से बहुत बाहर जाता है। अच्छा, और उसका उपयोग मेडिसिन में हो रहा है। हाँ, फिर और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं, जैसे वो जितनी जड़ी बहुत का सुगंधा वगैरह जो जड़ियाँ हाँ, हैं, यहाँ से बहुत किस्म की जड़ी बूटी जाती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर माने कोई इसका ये नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। अच्छा, क्योंकि जानकारी का भी अभाव है लोगों के बीच, उस तरह का कैसे फैक्ट्री चलेगी। हाँ, अभी तो मतलब बेचने वाले भी 1-2 व्यवसायी हैं जो उसको पहचानते हैं और ख़रीदते हैं। अच्छा। ये जो व्यवसाय जस्ट व्यवसाय एक 2 चीज़ है कि एक बाहर का प्रोडक्ट है, उसकी हम लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं जी, या दूसरी चीज़ है कि यहाँ का रॉ मटेरियल है और हम बाहर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपकी बातचीत से हमको ऐसा लगता है कि आपके पास जो सदस्य हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के प्रोडक्ट की यहाँ पर लोकल मार्केटिंग करते हैं। हाँ, तो किसी में से तो वो उन लोगों के लिए यहाँ का प्रशासनिक और बैंकिंग परिदृश्य कैसा है? देखिए, प्रशासनिक परिदृश्य तो ठीक ही ठाक है, बैंकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब बात आई एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, इस लीक से थोड़ा सा हट के। थोड़ा सा इस लीक से हट के मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। हाँ, ठीक है। देखिए, हम लोगों को व्यवसायियों को डाल्टनगंज जो मुख्य क्षेत्र है, पूरा बाजार एरिया या जो डाल्टनगंज शहरी क्षेत्र हुआ जिसमें रेसिडेंशियल भी एरिया है, वो खास माल में आता है।
हाँ। अब खास महल का तकरीबन 50-60 वर्षों से कोई लीज रिन्यूअल नहीं हो रहा है। अच्छा। सरकार रोज़ नया नया अध्यादेश लाती है, नए नए नियम बनाती है, नए टैक्स मांगती है पैसे, और इतना पैसा मांगती है जो ज़मीन के दाम से ही बेसी मांगती है, व्यवसायी दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। अब लीज नहीं होने के पास उनके पास करोड़ों का मकान है या ज़मीन है, लेकिन बैंक उनको कोई ऋण नहीं देता है। हाँ। और बिल्डिंग का भी नक्शा पास बिना बनाए या तो आप गैर कानूनी रूप से बनाइए, हाँ। अब नहीं तो पुरानी आपकी जर्नसीन बिल्डिंग रह जाएगी। हाँ। तो डाल्टनगंज का पूरा विकास अवरुद्ध होने का बहुत बड़ा कारण है हाँ। यहाँ का खास महल लीज का रिन्यूअल नहीं होना। प्रशासनिक मामला है। हाँ इसका ताल्लुकात तो प्रशासन के नियम कायदों से है। हाँ और जब खास महल की बात आई तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि बिहार में भी खास महल की समस्या थी, और उसको उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सलटा। तो वो सुप्रीम कोर्ट से जब मामला सलटा तो वो केस तो उस समय का था जब बिहार और झारखंड एक ही थे, तो उसका लाभ झारखंड में क्यों नहीं मिल पा रहा है? या पलामू में? हम लोगों ने वहाँ के प्रतिनिधियों से बात की और यहाँ के वर्तमान उपायुक्त महोदय से, निवर्तमान पिछले वाले अग्रणी सर से भी मैंने बातचीत की थी इस मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है बिहार के लोग ही करेंगे। तो बिहार के लोगों से हमने बात किया वहाँ से, वो यहाँ पर एक ब्रांच देवेंगे झारखंड के लिए, पृथक ब्रांच, और वो नॉमिनेट किया हुआ आदमी होगा जो उनसे संस्था द्वारा, संस्था की ओर से इसको फाइल करेगा हम लोग का। उसमें स्पष्ट है कि आप जिस शर्तों पर लीज दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्हीं शर्तों को मानना होगा। जैसे कि हम लोग का एग्रीमेंट है, ये आज हम लोग से मांगते हैं कि आप इस एरिया का, जैसे 6,80,000 रुपये वैल्यूएशन है, 6,80,000 का अगर कमर्शियल 6,80,000 रुपया पर डिसमिल है, पर डिसमिल, तो पर डिसमिल का 6,80,000 रुपये इनका मांगना है कि आप इसका हम लोग को 5% सलामी दे दीजिए, और फिर उसका 5% रेंट भी देना है। तो ये मिला के एक राशि बहुत बड़ी राशि हो जाती है, लगभग 150% हो जाती है। अगर आपका 6,80,000 है तो मिला जुला के आपको 8-9 लाख रुपए पर डिसमिल आपको देना पड़ जाएगा, चूँकि 40 साल 50 साल से बाकी है। अच्छा, इसमें भी एक और ये गलती कर रहे हैं, अगर 50 साल पहले आज का रेट कैसे लागू होगा? हमारा 40 साल पहले लीज हो गया, रेंट आप ना आज बढ़ावा रेट आज नहीं लीजिएगा, 50 साल पहले वो रेट कैसे एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका कहना है कि चूँकि आपका रेंट बाकी था, इसलिए उस दिन से मैं आज का रेट से उस दिन भी काउंट करूँगा। तो ये मिला जुला के गलत ढंग से लोग कर रहे हैं। अगर बिहार का लागू हो जाए हम लोग के यहाँ वो फैसला, और सरकार को हमारा तो एक मान है कि मानवीय आधार पर भी मानना चाहिए। अगर बिहार सरकार मान रही है तो अभी तक जितना भी बिहार और झारखंड के बीच अधिकतर देखिएगा एडॉप्ट कर लिया गया है। जो बिहार ने माना उस पॉलिसी को झारखंड एडॉप्ट करता आया है। तो मेरा तो प्रशासन से और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से आग्रह होगा कि अगर इसको हम लोग को इस बातों को मानवीय आधार पर सोचते हुए उसी को अडॉप्ट करें और बिहार की पॉलिसी को हम लोग को भी राहत दें, तो जिससे कि व्यवसाय में हम लोग को लीज हो जाएगा तो शहर का डेवलप होगा, और शहर डेवलप होगा तो झारखंड डेवलप होगा और व्यवसाय डेवलप होगा। आज लोन नहीं मिलने के कारण ऐसा है जिसका बिल्डिंग तो 2 करोड़ रुपए की है, लेकिन 20 लाख रुपए व्यवसाय के लिए उसके पास नगद नहीं हो तो व्यवसाय नहीं कर पा रहा है। सही बात नहीं। ये एक बैंकर के लिहाज से मैंने भी ये समस्या फेस किया है। कई व्यवसायियों का हम लोग काम करना चाहते थे, उनके पास शहर में मकान है लेकिन वो मॉर्गेजेबल नहीं, तो काम नहीं हो पाएगा। वो तो मॉर्गेजेबल पूरा नहीं, विकास अवरुद्ध हो गया है, व्यवसाय भी अवरुद्ध हो रखा है। हाँ, उससे व्यवसाय तो उस पर लेकिन उस पर प्रशासन का जो आज की तारीख में डाल्टनगंज के स्तर पर प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन कौन कौन हैं जो कि जिनका कि आप चाहेंगे कि खास महल की समस्या के लिए वो पहल करें? या हम लोग लगभग मिल के पिछले बार भी आंदोलन किए थे, तीनों संगठन हम लोग, पलामू जिला व्यवसाय संघ, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और मेरा डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हम लोग मिल के ज्ञापन भी दिए मुख्यमंत्री से, सारा मांग भी रखे, फ्री होल्ड वाला भी रखे थे, जिसमें पहल भी किया, आनंद भैया ने भी पहल किया, और बातचीत मुख्यमंत्री जी से हुई। हम लोग रांची भी गए थे, रांची जाके उनके यहाँ भी बात किए। उस समय उनके राजबाला मैडम ने उसको समझा, जिसमें पहले 300 गुना हो गया था हम लोग का इसका, कि पहले आप 50% सलामी दे दीजिए और उसका 30 साल का एडवांस अभी रेंट दे दीजिए। तो लगभग अगर तिगना हम लोग से चौगुना मांगा जा रहा था। तो हम लोगों ने रखा वहाँ पर बात को पहले कि माने जो बिल्डिंग अगर 50 लाख की है, आप उसको 150 गुना भाड़ा मांग रहे हैं, 15 माने 1.5 करोड़ रुपया, 50 लाख ही मांग रहे हैं, तो दाम से दुगना कौन देगा आपको?
सारी बातें रखी। तो उन लोग को समझ में आया, फिर मुख्यमंत्री जी से कुछ गलती हुई तो फिर चिट्ठी पर सुधारा किया। तो वो तो हुई पहल, लेकिन इस पहल से नहीं चलेगा, एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जिस तरह से साहबगंज में ऐसा ही मामला है, खास माल का था, और वहाँ पर का चेंबर ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, 7 दिन तक बंद कर दिया बाज़ार। और उन्होंने कहा कि ये खास मल नहीं है, हम नहीं मानते हैं। और चाय पान तक वहाँ नहीं मिल रहा था। तो फिर डीसी मिलने गए, बोला कि हम नहीं बात करेंगे। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आए, नहीं बात किया उन्होंने, उन लोगों ने। रेवेन्यू मंत्री चीफ सेक्रेटरी गए, बोले जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे बात नहीं करें। अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो फिर अर्जुन मुंडा जी गए वहाँ पर। उन लोगों के बीच तय भी हुआ कि जो है इन लोग का रसीद अभी कटता रहेगा, वो खास महल का देखा जाएगा। तो वहाँ पर रसीद कट रहा है, तो उनको लोन भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनका आज हम लोग का रेंट रसीद नहीं कटता है, हम लोग कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आवश्यकता हम लोग के यहाँ वैसी आंदोलन की है। अच्छा, तो देखिए उस पर आगे बात। और ये जो अभी कोरोना इस काल पर है, बोलना तो चाहेंगे, हमने अपने संगठन से डाल्टनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से 2 साल पहले एक आंदोलन इस पर किया, और जिसमें फ्री होल्ड का पहला मांग डाल्टनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किया, और मुख्यमंत्री जी को भी दिया, जिसका फ्री होल्ड का आया भी फैसला। लेकिन अभी वर्तमान में डीसी साहब बता रहे हैं उसको रद्द कर दिया गया नए सरकार के पॉलिसी द्वारा। और उस समय हमने जुलूस निकाला था, और इसमें पूरे शहर में घूम करके काला बिल्ला लगाया था। और उसके बाद उसका हम लोगों ने सारा बना के वीडियो भेजा, मुख्यमंत्री से बातचीत की, तो उन्होंने फ्री होल्ड का प्रस्ताव को माने और वो आया भी। लेकिन अभी वर्तमान में एक नई चिट्ठी आ गई है, जिसमें मालूम है फ्री होल्ड को रोक दिया गया है। तो हम लोग गुजारिश करेंगे फ्री होल्ड का भी फिर से शुरुआत की जाए। ये कोरोना का क्या असर डाल्टनगंज के व्यवसाय पर या पलामू के व्यवसाय पर पड़ा? कोरोना का तो बहुत असर पड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवसाय की रीढ़ पहले ही से टूटी हुई थी। एक बार पहले नोटबंदी का हम लोग पर असर पड़ा। बिना रुपयों का व्यवसाय नहीं होता है, ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में आपका नोटबंदी के बाद तो हुआ ही, तब तक जीएसटी आ गया। जीएसटी में भी क्या हो रहा है, जीएसटी में हुआ क्या कि मेरा ही केस बताता हूँ। जब जीएसटी हुआ है तो ट्रांसफ़र इसमें टैक्स का पैसा होना था, तो टीडीएस सरकार के हम लोग काम करते हैं, टीडीएस काट लिया वैट ने, जीएसटी में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया, क्योंकि टाइम बीत चुका था, उसका एक डेट था। पेमेंट हम लोग को बाद में मिला, वो पैसा आज भी फंसा हुआ। इस तरह से व्यवसायियों का पैसा सरकार के यहाँ तो फंस गया, जीएसटी और वैट लाने में इनका। अगर नियम होना चाहिए था वैट का पैसा तो जीएसटी में आ जाना चाहिए था, अगर टीडीएस भी बात का कटा है तो। वो टीडीएस ना तो वापस मिल रहा है, पैसा हम लोग का फंस गया है। अब वैट में वैट में जमा है, अब जीएसटी का इधर हम लोग को लग रहा है। तो इस तरह से व्यवसायी पर जीएसटी और वैट लाने से दोहरी मार हुई। उसी सब में हम लोग झेल के किसी तरह से उठी रहते। पहला नोटबंदी से उठे, तब तक जीएसटी आ गया, जीएसटी से किसी तरह से उपरा व्यवसाय, तब तक फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना में क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत जगह घट गया, चूँकि कुशल श्रमिक जो थे वो बाहर से वापस आ गए, अब कुछ जगहों पर वापस नहीं गए, और इसके चलते प्रोडक्शन हो नहीं रहा है ढंग से हर कंपनियों में। और प्रोडक्शन नहीं होने से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता नहीं ले पा रही है। ये जनता की क्रय करने की कैपेसिटी घट गई कोरोना के कारण। दूसरा है कि प्रोडक्शन नहीं होने से महंगाई बढ़ गई। आप लोहा का ही देख लीजिए ना, लगभग 30 से 40% लोहा का दाम बढ़ गया इस कोरोना पीरियड में। कोरोना पीरियड में 40% दाम बढ़ा है। अच्छा, आप मोटा मोटी मानी जो 45-46 रुपये, तो 70-76-78 रुपये चले गए लोहा के दाम। तो बहुत ज़्यादा बढ़े। इसी तरह से टीवी में, एलईडी में, हर चीज़ में दाम बहुत बढ़ा है। और इस 2 महीने के अंदर भी दाम फिर बढ़ गया अभी, जो फिर कोरोना आने का हुआ कि फिर से दोबारा स्ट्रेन आ रही है कोरोना की। तो इस बीच में भी मोटा मोटी मान के चलते हम लोग 15 से 20% हर चीज़ का दाम बढ़ गया। तो इतना दाम बढ़ने से जो एक तो हम लोग के यहाँ कोई ऐसा पलामू ऐसा क्षेत्र है, रेन शेडो एरिया है, किसानों के लिए भी आप मात्र पलामू का 23.38% है सिंचित क्षेत्र है जो, अब बाकी तो वर्षा पर निर्भर क्षेत्र है। और कोई हम लोग के यहाँ इनकम नहीं है, कोई बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। एकमात्र बीसीसीएल जो रेहला की है, जपला फैक्ट्री थी हमारे यहाँ की, बंद हो गई है। तो वैसी स्थिति में सारा इनकम हम लोग का दारोमदार कृषि क्षेत्र पर रहता है। सरकार के यहाँ से हुआ कि जो माने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा वगैरह मिलता था या कुछ काम होता था, तो उसमें कोरोना पीरियड के बाद अप्रैल से लगा दिया कि 8% से बेसी नहीं, पहले 4% था, फिर बजट का 8% हुआ, तो कुछ खर्च नहीं हो सका।
लास्ट में जो लैप्स कर गया पैसा वो, तो वो पैसा बाज़ार से आता था, या तो सरकार का पैसा आता था, ठेकेदार का पैसा, या जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा आता था, या कृषक क्षेत्र का पैसा आता था। तो कोरोना में कृषि भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई पलामू की, तो ये सब लेके पेइंग अच्छा, कोरोना पीरियड में जो बाहर मजदूर काम करने गए थे, जिनको कि प्रवासी मजदूर कहा गया जी लेकिन वो प्रवासी मजदूरों में बहुत सारी एक बड़ी संख्या कुशल श्रमिकों की भी थी। जी वो अपने अपने गांव घर लौटे, तो उनके श्रम शक्ति का सदुपयोग होने की कितनी संभावना भी पलामू में दिखते हैं आप? कुशल श्रमिक जो थे वो अलग टाइप के इंडस्ट्रीज के थे, जो हमारे यहाँ अभी उस स्तर का उद्योग धंधा नहीं है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर हम उस कुशल श्रम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग जो तैयार हैं, कुछ डर रहे हैं, वो आज वो अपना कुशल श्रम तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कृषि क्षेत्रों में एक बदलाव जरूर मैंने देखा इस कोरोना के कारण, कि कृषि क्षेत्र में कुछ लोग लौट के आ गए हैं, और वो इस बार कृषि अच्छी होगी, इस साल कृषि अच्छी होगी। हाँ, जो लोग वहाँ से वो टेक्निक नया सीख के आए हैं, वो अपने खेतों में अब सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ रहना चाहते हैं। वो बहुत लोग जो नहीं जा रहे बाहर, जो बाहर भी गए, जिन्होंने देश दुनिया देखा, हाँ, वो यहाँ पर कुछ नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। हाँ, और उसका फ़ायदा मिलेगा। माने हम उनके कुशल श्रम का उपयोग उन फैक्ट्रियों के रूप में तो नहीं कर पा रहे जिस रूप में था, लेकिन जो स्किल सीख के आए उस स्किल का उपयोग यहाँ के कृषि में करेंगे। उनके गांव घर खेत, बड़े बड़े खेत थे जो खाली पड़े हुए थे, और हो रहा था कि बूढ़े बुजुर्ग लोग को यहाँ छोड़ देते थे, बच्चे यहाँ रहते थे, और जवान लोग कृषि करने बाहर नौकरी करने जाते थे। उसमें से भी 30% लोग इस बार कृषि में आ गए हैं, जो पलामू के लिए एक अच्छा संकेत मुझे लगता है। कोरोना का एक अच्छा प्रभाव आप यहाँ पर जी, एक पहलू चलिए तमाम नकारात्मकताओं के बीच में एक सकारात्मक पहलू है। पलामू में नए उद्यमियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पलामू के नए उद्यमियों के लिए मेरा संदेश है कि देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। अभी जैसे कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में जाएँ तो धान का काफ़ी पैदावार है, तो एकमात्र इंडस्ट्रीज अभी धान की हम लोग के यहाँ धान मिल एक ही है, और यहाँ का धान बाहर जा रहा है। अगर हम यहाँ पर धान इंडस्ट्री लगाते हैं तो अच्छा चलेगा। ये मीडियम ग्रेड का है। दूसरी चीज़ की अभी एक और है, हमने देखा, अभी जिला योजना पदाधिकारी इस महोदय से बातचीत कर रहे थे, उनके यहाँ पर है, आप अगर हर गांव में इस टाइप का एक अपना बना लीजिए, छोटे छोटे समूह बना करके, तो एक चलंत कोल्ड स्टोरेज उनके यहाँ से दे रहे हैं। हाँ, तो ये मैं कहने ही जा रहा था आपको, हाँ, कि अपने पूरे पलामू प्रमंडल में शायद एक ही या दो कोल्ड स्टोरेज था। हाँ, जबकि बगल में नालंदा जिला में हर ब्लॉक में कई कोल्ड स्टोरेज है। तो वो कोल्ड स्टोरेज की सरकारी स्कीमें हैं जो यहाँ भी लागू हो रही है, वो व्यवसाय उसमें जुड़े हैं, उसमें काफ़ी सब्सिडी भी है। इसमें एक नया सोलर कोल्ड स्टोरेज आ गया है, जिसमें बिजली की न्यूनतम आवश्यकता है और सोलर से सारा चलेगा। इसमें आपको 60% सरकार सब्सिडी दे रही है। उस क्षेत्र में अगर आप आएँ तो, चूँकि यहाँ पर काफ़ी महुआ है वगैरह है, आलू है, महुआ है वगैरह रखने के लिए यहाँ पर भी, तो ये सब रखेंगे तो माने व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा उस क्षेत्र में जाएगा, स्कोप है। और जो समूह बनाकर रखना चाहें तो भी सरकार उसमें अनुदान दे रही है, और वो 20 लाख रुपए का जो भी कोल्ड स्टोरेज है सरकार का, 10% शायद अपना देना है उनमें, जो समूह बनाकर। अब ये चलंत कोल्ड स्टोरेज है, अच्छा, और ये चलंत कोल्ड स्टोरेज है, सोलर है, और खेतों में ही खड़ा कर देना है। वाह। और इसमें 20 टन माल इसमें भी रखा जाएगा। तो मैं चाहूँगा छोटे छोटे जो गांव के तबके के व्यवसायी, ब्लॉक अंचल के व्यवसायी हैं, या वैसे ब्लॉक में जो लोग जुड़ के एक समूह बना के करना चाहते हैं, इसको करें। बहुत अच्छी योजना है सरकार की है, और जिला योजना से हो रही है। चलिए, मैं भी चाहूँगा कि पलामू के नव उद्यमी से सोलर कोल्ड स्टोरेज वाली योजना से जुड़ें और लाभ उठाएं। विनोद जी, फिर हम लोग और भी चर्चा करते रहेंगे, औपचारिक भी अनौपचारिक भी, लेकिन कैपिटल न्यूज़ के लिए आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।